हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हम लोग आज से एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या तो यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उनके साथ साथ जो भी क्वेश्चन होंगे उसके साथ साथ मैं उसके कंसेप्ट को भी कवर करने की कोशिश करूंगा कि उसमें क्या कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैंने साथ में ही मेंशन कर दिया है ताकि हम शॉर्ट टाइम पीरियड में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएँ। ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का प्री देने जाओगे तो उससे पहले आपको ये पूरी की पूरी एमसीक्यू सीरीज देख के जानी है। ठीक है, इससे आपके एमसीक्यू तो होंगे ही होंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने वो कंसेप्ट नहीं कर रखा तो वो कंसेप्ट कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 हमारी एमसीक्यू सीरीज का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। कौन सा ऐसा प्रोविजन था जिससे सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा में। ठीक है, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, करंटली, लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी वो कैलकाटा में एस्टेब्लिश की गई थी, और उसको एस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अगर पूछ लिया जाए कौन सा पहला एक्ट लाया गया था, तो दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। किसने कौन लेके आया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। ठीक है, तो उसके थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी कैलकाटा में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 3 जज होंगे। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी उसके अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी, लेकिन वो एस्टैब्लिश कब हुई? 1774 में। तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है कि उसको एस्टैब्लिश किया कब गया था। ठीक है, देन उसके बाद एक फेडरल कोर्ट बनाई गई। ये फेडरल कोर्ट बनाई गई थी 1937 में। ठीक है, 1937 में फेडरल कोर्ट बनाई गई थी, लेकिन ये फेडरल कोर्ट कौन से एक्ट से बनी थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक प्रोविजन डाला गया था कि एक फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश की जाएगी। वो फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी 1937 में। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारी आज की जो सुप्रीम कोर्ट है। जो हमारी आज की सुप्रीम कोर्ट है उसको बनाया गया था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को बनी थी। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है। उसके मैक्सिमम जो जजेज हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो 34 है, और अभी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे ही काम कर रही है। ठीक है, 33 जजेज हैं उसमें, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, अब जो ये टोटल जजेस का नंबर है, इस नंबर को अगर बढ़ाना हो तो उसको बढ़ाने की अथॉरिटी किसके पास है? तो उसको बढ़ाने की अथॉरिटी है हमारी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, तो ये सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जो मैंने बता रहा हूं उसमें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम क्वेश्चन करें, जो बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई है वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और 1937 में वो बनी थी। नेक्स्ट करते हैं। बाय विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली दी थी, और ये मोनोपोली दी गई थी क्वीन एलिजाबेथ वन द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली दी गई थी, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी करने आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, और उसको मोनोपोली दी गई थी 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। ठीक है, लेकिन उस कंपनी की मोनोपोली को हटा दिया गया था चार्टर एक्ट
1813 से। अब ये चार्टर एक्ट क्या था, ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, वैसे ही कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 4 चार्टर एक्ट आए थे टोटल। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल कितने चार्टर एक्ट आए थे, तो चार्टर एक्ट टोटल आए थे 4 चार्टर एक्ट आए थे, ठीक है। देन तो इस चार्टर एक्ट से 1813 से कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया था। मोनोपोली का मतलब है कि जो कंपनी को एकाधिकार दिया गया था कि इंडिया में ब्रिटेन से सिर्फ यही कंपनी जाके ट्रेड कर सकती है, उस मोनोपोली को हटा दिया गया था। जितनी मोनोपोली थी उनको हटा दिया गया था, अब और कंपनी भी ब्रिटेन से आके इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। देन उसके बाद चार्टर एक्ट आएगा 1833 का। चार्टर एक्ट 1833 2-3 चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसने कंपनी जो कमर्शियल बॉडी काम कर रही थी, मैंने आपको बताया कि कंपनी ट्रेड करने आई थी तो वो कमर्शियल बॉडी थी, तो कंपनी को कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। मतलब अब कंपनी रूल करने लग गई थी, कॉमर्स का जो उसका काम था वो छोड़ के अब वो रूलिंग अथॉरिटी बन गई थी। तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 1833 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था, ठीक है, या उसकी मोनोपोली को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था और उसको कमर्शियल बॉडी से हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। क्लियर। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोनोपोली कब एंड की, तो मोनोपोली एंड की चार्टर एक्ट 1813 से। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। अब बजट को, जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, पहले तो वो सारा का सारा सिस्टम देख लेते हैं जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। इंडिया में बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1816 में, कि बजट नाम की कोई चीज होगी, उस चीज को इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया 1860 में, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो रही नहीं थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो कब तक रूल किया, 1858 तक रूल किया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उसको बोला गया था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्या था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस था, जिसने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करने लग गई थी इंडिया पे, ठीक है। अब 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया बजट का कंसेप्ट। तो पहली बार बजट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1860 में। देन उसके बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। आईसीए का मतलब है इंडियन काउंसिल एक्ट। जो ये काउंसिल एक्ट आए थे इंडिया में, ये इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए आए थे। अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो आए थे वो उनका पर्पज क्या था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट का पर्पज था इंडिया में इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, तो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। तो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट्स लाए गए थे। तो एक ऐसा ही इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था 1892 में, और उसने पावर दी थी, पावर टू डिस्कस द बजट, कि बजट को डिस्कस किया जा सकता है, उससे पहले वो डिस्कस करने की भी पावर नहीं थी। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909। इसका दूसरा नाम है मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि मोरले मिंटो रिफॉर्म कौन से एक्ट को बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को बोलते हैं। तो इस एक्ट ने क्या दिया था कि बजट के बेस पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। पहले 1860 में बजट को इंट्रोड्यूस किया गया, 1892 में बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई। जैसे आज के टाइम पे हमारी पार्लियामेंट में जब बजट इंट्रोड्यूस होता है तो उसको डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, जितने भी हमारे एमपी होते हैं वो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहले ये डिस्कशन की पावर नहीं थी, ये डिस्कशन की पावर दी गई 1892 में। उसके बाद 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे उसके ऊपर, बजट के ऊपर, ये प्रोविजन बनाया गया। देन 1919 में 1919 मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं इसको, जैसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं 1909 को, तो 1919 को बोलते हैं मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। देन और इसका दूसरा नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब जो मैंने आपको ये बताया ना कि 1909 को बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मार्ले उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे। इंडिया में एक पोस्ट होती थी
सॉरी ब्रिटिश मतलब इंडिया को रूल करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि ब्रिटेन में एक पोस्ट बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मार्ले, और मिंटो जो थे वो उस वक्त इंडिया में वाइसरॉय थे। ठीक है, सिमिलरली मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब हुआ तो मोंटेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठता था लंदन के अंदर, ठीक है, और वो इंडियन एक्टिविटीज को देखता था कि इंडिया में क्या चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में कैसे रन हो रही है। और जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता था, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है तो 1919 को बोला मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मोंटेग जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और चेम्सफोर्ड जो था वो वाइसराय ऑफ इंडिया था उस टाइम पे। देन तो इसने क्या पावर दी, सेपरेट कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को। 1919 में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंस, जो जैसे आज हमारे स्टेट हैं तो उस वक्त प्रोविंस थे, प्रोविंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को सेपरेट किया गया था 1919 में। तो बजट के बारे में आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिस्कस करने की पावर कौन से उससे मिली थी, तो डिस्कस करने की पावर अभी हमने पढ़ा था किससे मिली थी, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब ये नहीं पूछ रहा कि फेडरल कोर्ट कौन से एक्ट से एस्टैब्लिश हुई थी, एक्ट था 1935, लेकिन कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई है ये पूछा गया है। तो ईयर एस्टैब्लिशमेंट का था 1937। ठीक है, देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर टू। तो ये जो डायरकी का सिस्टम था ये क्या था, उस डायरकी को सिस्टम को हमें बताना है कि 4 डेफिनेशन में से कि डायरकी का सिस्टम क्या था। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउस। सेंट्रल लेजिस्लेचर का 2 हाउस में होना, मतलब जैसे आज के टाइम पे हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक लोकसभा, ठीक है, और एक राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है, उसको हाउस ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और अपर हाउस हम बोलते हैं। तो ये लेजिस्लेचर का 2 में डिवाइड होना, इसको हम बोलते हैं बाईकैमरलिज्म। क्या बोलते हैं, बाईकैमरलिज्म। तो इसका तो आंसर हो गया बाईकैमरलिज्म पहले वाले का। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो हमारे यहाँ पे आज भी है कि सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है, उसके हेड होते हैं पीएम, और एक स्टेट में गवर्नमेंट होती है, उसके हेड होती है सीएम। तो ये 2 गवर्नमेंट होना, इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है, बाईकैमरलिज्म, लेजिस्लेचर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है या स्टेट लेजिस्लेचर है, कई जगह पे इंडिया में स्टेट में भी लेजिस्लेचर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, सिमिलरली जो पार्लियामेंट है वहां पे लोकसभा है और राज्यसभा है। तो ये 2 में डिवाइड होना है बाईकैमरलिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना है फेडरल सिस्टम। तो ये हो जाएगा फेडरलिज्म। लेकिन हमें तो डायरकी बताना है कि क्या है। ठीक है, हैविंग 2 सेट ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन अनदर इन दिल्ली। ठीक है, ये भी नहीं है डायरकी। तो डायरकी क्या बच गया, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरी। कि जो प्रोविंसेस के पास सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट मतलब जैसे आज के टाइम पे हमारे पास आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट देता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ठीक है, ये हमारे 7th शेड्यूल में है। ये मैं जो आपको एक एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा आर्टिकल 246 3 लिस्ट देता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में वो सारे सब्जेक्ट हैं जिन पे पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर है। सब्जेक्ट मतलब जैसे इंटरनेशनल अफेयर एक सब्जेक्ट है, बैंकिंग इंश्योरेंस एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एक सब्जेक्ट है, सैनिटेशन हेल्थ एंड सैनिटेशन एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से सॉरी, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो हमारे आर्टिकल 246 में है। उसको 7th शेड्यूल में डाला गया है इंडिया में। टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल है, उनमें से 7वां जो शेड्यूल है वो उसमें आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट नंबर 1, स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 एंड लिस्ट नंबर 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट में क्या है, सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर
अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास लॉ बनाने की पावर है। तो सिमिलर पावर उस टाइम पे प्रोविंस में थी, और प्रोविंस की जो लॉ बनाने की पावर थी सब्जेक्ट्स पे, उसको डिवाइड कर दिया गया था। एक पावर होती थी गवर्नर और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, और एक होती थी गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। ठीक है, तो दो पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो वो था डायआर्की सिस्टम। क्लियर? तो ये ऐसे ही एक दो सिस्टम और भी है, पहले हम उनको भी समझ लेते हैं। एक है ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम क्या था? जब बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर में मुगल्स को हरा दिया था। जो मुगल एम्परर थे शाह आलम, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया पे मैक्सिमम पार्ट पे मुगल का कब्जा होता था। अब जिसका मैक्सिमम पार्ट पे कब्जा है, आपने उसको ही हरा दिया, तो ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप हो गया था, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको रिवेन्यू कलेक्शन की पावर मिल गई थी। ठीक है, उसको दीवानी सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम चला दिया था कि जो भी राजा होता था उसके पास टैक्स कलेक्शन की पावर नहीं होती थी। टैक्स कलेक्शन की पावर होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और बाकी जितनी पावर होती थी वो होती थी राजा के पास। इसको बोलते थे ड्यूअल सिस्टम। ये ड्यूअल सिस्टम चलाने वाला था रॉबर्ट क्लाइव, चलाया था 1765 से, ये चला 1772 तक। इसको अबोलिश करने वाला था वारन हास्टिंग। वारन हास्टिंग कौन था? वारन हास्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ये वो पर्सन था जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। ठीक है, कौन से एक्ट से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ये सारे के सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। अगर आपने ये एक्ट अच्छे से याद नहीं कर रखे ना, तो आपको एक बार में ये एक्ट समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारे एक्ट हैं, और इन्हीं एक्ट से आगे जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का जो बैकग्राउंड है वो इन्हीं एक्ट से बना हुआ है सारा का सारा। तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल पीसीएस और यूपीएससी में कोई ना कोई क्वेश्चन इन एक्ट से आ ही जाता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था पहला, वो पर्सन था वारन हास्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बना था। और इसने दूसरा काम क्या किया था? इसने डायआर्की को, सॉरी, ड्यूअल गवर्नमेंट को, ड्यूअल सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया था। तो एक तो हमने देख लिया ड्यूअल सिस्टम, जिसमें राजा के पास सारी पावर होती थी एक्सेप्ट टैक्स कलेक्शन या रिवेन्यू कलेक्शन की पावर राजा के पास नहीं होती थी। ये था ड्यूअल सिस्टम। देन आ जाते हैं डबल गवर्नमेंट। एक सिस्टम चला डबल गवर्नमेंट का, दो गवर्नमेंट का। ये सिस्टम क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रूल करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे आज के टाइम पे होता है किसी भी कंपनी के ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, 24th कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी को देखते थे। कमर्शियल मतलब जो ट्रेड की एक्टिविटी होती है। लेकिन एक एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट ने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी को अलग कर दिया और उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को अलग कर दिया, यानी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को अलग कर दिया। दो एक्टिविटी बना दी कंपनी की। एक कंपनी की होगी कमर्शियल एक्टिविटी, बिजनेस करने की, ट्रेड करने की, और एक होगी उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी या उसकी मिलिट्री एक्टिविटी। ठीक है, तो मिलिट्री एक्टिविटी के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था कमर्शियल एक्टिविटी कंपनी की, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टिविटी। तो ये सिस्टम चला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक। कौन सा? डबल गवर्नमेंट का। इंट्रोड्यूस कब किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। था क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दो एक्टिविटीज को अलग अलग कर दिया गया था, एक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर और एक को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर। क्लियर? तीसरा आता है डायआर्की। डायआर्की हमने अभी देखा। डायआर्की इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से। सबसे पहले डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, सेंटर में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था डायआर्की, ये बात ध्यान रखना। सेंटर में डायआर्की इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 में। ठीक है, और जो प्रोविंस है और स्टेट्स हैं
आज के टाइम के स्टेट्स लगा लो, उस टाइम पे प्रोविंसेस होते थे, वहां पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। तो डायरकी था क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया कि रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, दो टाइप के सब्जेक्ट बना दिए थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेता था गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ट्रांसफर सब्जेक्ट पे डिसीजन लेती थी गवर्नर और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कोई, जैसे मैंने आपको बताया लॉ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सब सब्जेक्ट होते थे। तो उस पर डिसीजन लेने की पावर को डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंसेस में। उस सिस्टम को बोलते हैं डायरकी सिस्टम। क्लियर? देन बाइकैमरलिज्म मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से समझाया कि जब लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाने की पावर है, उसको डिवाइड कर दिया जाए। जैसे इंडिया में सेंट्रल लेजिस्लेचर की पावर को डिवाइड कर दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा बना के, दो में डिवाइड कर दिया, तो वो होता है बाइकैमरलिज्म। और फेडरल क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, जब जो पावर है हमारे पास, टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी है गवर्नमेंट को रन करने की या कंट्री को रन करने की, उस पावर को ही डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, एक सेंटर पावर होगी और स्टेट में पावर होगी, तो पावर के डिवीजन को, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोल देते हैं फेडरलिज्म। क्लियर है ये सारे के सारे कंसेप्ट? पहला है ड्यूअल सिस्टम, दूसरा था डबल गवर्नमेंट, तीसरा था डायरकी, चौथा था बाइकैमरलिज्म और पांचवा है फेडरलिज्म। तो आज के बाद आपको इन कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या क्या सिस्टम थे, कब कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1919 में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में। सेंटर में 1990 में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, और सेंटर में प्रोविंस में 1990 में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और 1935 में दोनों रिवर्स हो गए थे, मतलब 1935 में डायरकी को कर दिया गया था सेंटर में, और बाइकैमरलिज्म को कर दिया गया था प्रोविंस के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास डी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर? तो सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो डायरकी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहां की गई थी? प्रोविंस में। कब? 1919 में। 1919 को हम बोलते हैं मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो सेंटर में कब इंट्रोड्यूस की गई? तो सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, 19 ये वही कंसेप्ट है सेम। 1919 में प्रोविंस में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी और बाइकैमरलिज्म सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1935 में ये दोनों रिवर्स हो गए थे, मतलब बाइकैमरलिज्म प्रोविंस में हो गया था और डायरकी जो है वो सेंटर में हो गई थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंटर? सेंटर में डायरकी कब आई? तो डायरकी अभी हमने देखा, डायरकी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंस में। ठीक है, तो अभी बात है कि सेंटर में डायरकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो डायरकी को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पहले बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था सेंटर में 1919 में। ठीक है, फिर डायरकी इंट्रोड्यूस हुई 1935 में। नेक्स्ट देखते हैं। द एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, वाज एसोसिएटेड विद, किस चीज के साथ एसोसिएटेड था ये? तो ये एसोसिएटेड था इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से, या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड बोला जाता है कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करने का जो मेजर रोल प्ले किया था वो लॉर्ड मिंटो ने किया था, क्योंकि मुस्लिम्स को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया था इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट करके एक्ट ऑफ 1909 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसकी सुप्रीमेसी होगी, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और यहीं पे फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और फेडरल कोर्ट भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग आई थी। इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला था। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बोला था चार्टर ऑफ स्लेवरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं।
इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाईकैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन लेजिस्लेचर में? तो इंडियन लेजिस्लेचर में बाईकैमरलिज्म सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में, और 1935 में स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हमसे पहली बार पूछा गया है, तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर? तो सेंटर में बाईकैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो अभी पिछला क्वेश्चन भी हम यही करके आए हैं। तो सेंटर में बाईकैमरलिज्म आया था 1919 से, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। देन पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज ए रेलिक ऑफ, मतलब ये पावर जो आज के टाइम पे भी हमारे प्रेसिडेंट्स के पास एक पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि पार्लियामेंट जब फंक्शन में नहीं है उस वक्त कोई लॉ अगर पास करना है तो प्रेसिडेंट उस लॉ को पास कर सकता है। ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 में है। और जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होती है, वो ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक रह सकता है, उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 6 मंथ, ठीक है। और एग्जैक्ट में होती है 6 मंथ 6 वीक, 6 मंथ 6 वीक। अगर 6 मंथ 6 वीक में पार्लियामेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये पावर हमारे प्रेसिडेंट को दी गई है आर्टिकल 1, 2, 3 से, और हमारे गवर्नर को दी गई है स्टेट में सेम पावर आर्टिकल 2, 1, 3 से। तो ये दोनों के दोनों आपको आर्टिकल रखने हैं, याद रखने हैं। गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पावर 2, 1, 3, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर 1, 2, 3, ठीक है। टाइम मैक्सिमम 6 महीने होता है नॉर्मली, लेकिन कई बार अगर आपको मिल जाए 6 महीने 6 वीक तो वो भी सही है, ठीक है। एक्चुअल आंसर तो वही है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट 6 महीने, क्योंकि 6 महीने क्यों है? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है कि हमारे 2 जो सिटिंग होती हैं, जैसे लोकसभा अभी बैठी है, लेट्स सपोज कि अभी लोकसभा फंक्शन में है, तो लोकसभा ने अपना काम करना बंद कर दिया, उसके बाद 6 महीने मैक्सिमम गैप हो सकता है नेक्स्ट सेशन के बीच में लोकसभा के, तो वो 6 महीने के लिए मैक्सिमम टाइम दिया गया है। लेकिन उसके आने के बाद भी 6 वीक में अगर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया उस ऑर्डिनेंस के ऊपर जो प्रेसिडेंट ने बनाया है, तो वो ऑर्डिनेंस जो है नल एंड वाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये पावर प्रेसिडेंट को किसने दी गई थी? ये दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, क्लियर। देन which act for the first time made it possible for the Indian to take some share in administration of their country? पहली बार इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट कहाँ मिला था? तो पहली बार इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट मिला था चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये चार्टर एक्ट 1833 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की थी चार्टर एक्ट 1813 ने, और 1833 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था प्योरली, ठीक है। देन इसके में एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि चार्टर एक्ट 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। अब ये क्या सिस्टम था, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं एक बार। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, ये पहला ऐसा एक्ट था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। इस एक्ट से क्या हुआ था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, ठीक है, इंडिया में 3 पावर सेंटर होते थे पहले, एक बंगाल में, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में, क्योंकि 3 गवर्नर होते थे। एक बॉम्बे में गवर्नर होता था, ठीक है, एक बंगाल में होता था और एक मद्रास में होता था। और ये तीनों के तीनों गवर्नर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे। अब एक सिस्टम बनाया गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और अब जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है और गवर्नर ऑफ मद्रास है, अब वो उसके अंडर में आने लगे थे। तो ये सेंट्रलाइजेशन सिस्टम करने की कोशिश की गई थी इंडिया में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से एक्ट से इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की कोशिश की गई थी, तो दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन करना था। गवर्नर ऑफ तो मुंबई में भी था और गवर्नर मद्रास में भी था, तो गवर्नर बंगाल में भी था। तो अब बंगाल वाला था, उसको एक्स्ट्रा पावर दी गई, तो इसलिए करके उसका नाम बदल दिया गया
गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसा बनने वाला पहला पर्सन कौन था, तो ऐसा बनने वाला पहला पर्सन था लॉर्ड वार्न हास्टिंग, और ये वही पर्सन है जिसने 1772 में ड्यूअल सिस्टम को एंड किया था। ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था ये गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के, और ये सेंट्रलाइजेशन की जो कोशिश है ये बिल्कुल पीक पे पहुंच गई थी चार्टर एक्ट 1833 के टाइम पे। ये पूछ लिया जाए कि सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस पीक पे कब पहुंची, तो वो पहुंची चार्टर एक्ट 1833 से। सेंट्रलाइजेशन क्या था मैंने आपको बताया, इंडिया में 3 पावर सेंटर होते थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। वहां तीनों जगह एक एक गवर्नर बैठते थे, वो गवर्नर रिपोर्ट करते थे कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलग अलग टाइम पे। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे तो उनको करते थे, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया था तो उसको करते थे। तो इंडिया में जो बंगाल है उसके गवर्नर को मेन बनाया गया, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को उसके अंडर लाया गया, सबऑर्डिनेट कर दिया गया। तो ये सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत थी। और चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ जो बंगाल थे और गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, उन लोगों की लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था। अब उन लोगों के पास लेजिस्लेशन बनाने की पावर नहीं थी, तो वो पावर भी सारी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी। तो ये सेंट्रलाइजेशन का पीक था इंडिया में, बिल्कुल कि सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंच गया था। तो इस चार्टर एक्ट में क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता था उसकी पोजीशन को फिर स्ट्रॉन्ग बनाया गया, उसको लेजिस्लेटिव पावर देगी बॉम्बे की और मद्रास की भी। तो उसकी पोजीशन को नाम बदल दिया गया, नया नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ऐसा बनने वाले पहले पर्सन थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और यही वो पर्सन है जिन्होंने सती प्रथा को अबोलिश किया था 1829 में, पहले बंगाल में और 1830 में ऑल ओवर द इंडिया में, जहां जहां पे ब्रिटिश का रूल था इंडिया में उस टाइम पे। ठीक है, तो मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन हो गया था चार्टर एक्ट 1833 से। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था इंडिया के ऊपर। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसको बदल दिया गया, एक नई पोस्ट बना दी गई वायसराय ऑफ इंडिया, और ऐसा बनने वाला पहला पर्सन था लॉर्ड कनिंग। देन उसके बाद आया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, और वहां तक ये वायसराय रहा। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने इस वायसराय को फिर से खत्म कर दिया और फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और लास्ट ब्रिटिशर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन, और पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, और उसके बाद इस पोस्ट को अबोलिश कर दिया गया था बिल्कुल। तो ये सारा का सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्लान। कि इंडिया में जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था किसमें, सेंटर में और स्टेट में। ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये पूछ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है सेंटर और स्टेट में, ये हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, इसको बोलते थे फेडरलिज्म। इसको क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ये इंडिया में आज भी है। ठीक है, तो इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं, और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी बोल दिया था। ठीक है, ये एक्ट कभी भी लागू नहीं हो पाया इंडिया में। हालांकि आपको जान के ये सरप्राइज होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है, वो यहीं से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बहुत सारे प्रोविजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाए गए थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज कॉपी कर लिए गए थे। देन फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूसिंग। अभी हम करके आए कि फेडरल सिस्टम कब आया था, 1935 में, और डायरकी भी सेंटर में 1935 में आई थी। डायरकी क्या थी, जो सब्जेक्ट को
ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड 2 में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, हमने काफ़ी सारे 16 क्वेश्चन, कहने को हमने 16 क्वेश्चन किए, लेकिन इन 16 क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं और बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ये सीरीज को हम ऐसे ही लाते रहेंगे। ये सीरीज आपके लिए मतलब एक तरह से बोलते हैं कि रामबाण इलाज, रामबाण साबित होने वाली है आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, तो आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इसको। ये सिर्फ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए नहीं, और भी एग्जाम्स जो जीके, जहाँ पे जीके आती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।